आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर फिनिश किया हमने? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। तो आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो इकोलॉजी यूनिट हमारे, जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो पहले हम आज इकोलॉजी का इंट्रो पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, हेडिंग डाली इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। स्टार्ट करें, चलिए। जैसे कि हमको पता हैगा कि हम सब जानते हैं कि हम मिलके किससे बने हैं? सेल से। सेल किससे बनती है? अलग अलग बायोमोलिक्यूल से। तो इसमें सिर्फ इतना ही पता है कि हर ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलके बनता है? सेल से। सेल्स बनाती हैं टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म रेडी होता है। इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर टू सर्वाइव। आप और हम, सिर्फ हम हो इससे सरवाइव नहीं कर सकते ना। हमें खाना चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें शेल्टर चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, लिविंग रहने के लिए, और बहुत सारी चीजें जिस पे वो डिपेंड करता है ना। जैसे ऑक्सीजन, मेडिसिन, फर्नीचर, हमारा बेड, हमारे सोफे, हमारा वार्डरोब, फूड, शेल्टर। ठीक है, तो हम डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे टू सरवाइव। कौन? ऑर्गेनिज्म अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है सरवाइव करने के लिए। ओके, अब इकोलॉजी है क्या? ऐसे ही अलग से कुछ ऐसे नहीं दिया हुआ है, पर क्योंकि हमारा यूनिट है इकोलॉजी तो इसका थोड़ा इंट्रो जानना जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन देखिएगा। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ लिविंग बीइंग विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। मेरा मेरे फैमिली वालों से, मेरे फ्रेंड से क्या रिलेशनशिप है, मेरा मेरे खाने से, मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है। तो ये इंटरेक्शन जो है इसको हम पढ़ते हैं अंडर इकोलॉजी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए। अगर पूछा जाए इकोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया, किसने दिया, तो दिया था अर्न्स्ट हैकेल ने ये टर्म कॉइन किया था इकोलॉजी। वहां पर है एनसीईआरटी तुम लोग के पास? एनसीईआरटी अब रोज लेकर आना, ठीक है। रीडिंग की थी जब उस दिन चले गए थे, तो एनसीईआरटी रीड किया था? कुछ भी डाउट था या कोई ऐसी लाइन जो हमने नहीं पढ़ी हो? सब कवर था ना? एक पेंसिल दे दो, उसमें मैं मार्क कर दूं। चलो, हो गया। इकोलॉजी क्या है? व्हाट इज इकोलॉजी? किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये बताता है इकोलॉजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। एक इकोलॉजी में हर चीज की एक जगह होती है ना। घर में भी बच्चों की एक रिस्पेक्टिव प्लेस है, एल्डर्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की, तो एक लेवल होता है ना हर चीज का। वैसे इस इकोलॉजी में जो चीजें हैं उनका एक लेवल है। कैसे होता है लेवल? या तो छोटे से बड़ा बड़ा, या बड़े से छोटा, है ना। तो देखिए क्या लेवल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे पर लेवल समझिए। एक ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर उसकी कम्युनिटी, फिर उसका इकोसिस्टम, फिर उसका बायो, फिर आता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए। कहां से स्टार्ट होता है? एक ऑर्गेनिज्म से चालू होता है और खत्म होता है बायोस्फीयर में। ठीक है, दिस इज एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, फिर कम्युनिटी, ऐसे करके बढ़ता है।
हो गया। चलिए ये याद कर लीजिएगा, कोई भी निमोनिक बना लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। अब हैबिटेट क्या होता है, देखिए जहां हम रहते हैं, हमारा हैबिटेट क्या है, वो चीज जहां हम रहते हैं। अब जो इस इंट्रो है इकोलॉजी का, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पर वो बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है तो हम उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट बता नहीं पाते, तो इसलिए उसको एक बार रीड करना जरूरी है। हैबिटेट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड नीड देयर, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड मीट ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशन, है ना, हमारे आसपास की कंडीशन में हम उस हैबिटेट से मीट करते हैं, खाना पीना रहना सोना सब हम उस हैबिटेट में करते हैं हमारे, ठीक है। निच क्या होता है, देखिए निच, देखो पहले सुन लो, निच क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का, चाहे वो कोई बर्ड है, चाहे वो कोई इंसेक्ट है, चाहे वो कोई ट्री है, चाहे वो कोई ह्यूमन है, उसका अपने एनवायरमेंट में रोल क्या है, वो काम क्या कर रहे हैं, जॉब, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, है ना। किसी ऑर्गेनिज्म की एक तरीके से जॉब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक वुडपेकर है, उसकी जॉब क्या है, टू ईट इंसेक्ट्स, है ना। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट पे उसकी जॉब, उसका पोजीशन क्या है, इसको हम कहते हैं निच। तो लिखिए निच, इसकी डेफिनेशन लिखो। an ecological niche is an ecological niche is the specific functional role of species within its ecosystem. एग्जाम्पल लिखो, a woodpecker's niche involves eating insect under tree bark and nesting in tree cavities ये लिख लिया है, लिख लिया पूरा। अब इन्होंने क्या बताया, एक तरीके से उस वुडपेकर का सारा सब कुछ बता दिया कि वो क्या खाता है, कहाँ से खाता है, कहाँ रहता है, किस जगह रहता है ना। तो एक तरीके से उसका एक रोल क्या, उसकी एक पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर हुआ। चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, अब हमने पढ़ा था ना ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। शॉर्ट में लिखिए चलेंगे, बस ऑर्गेनिज्म हेडिंग डालिए और बहुत शॉर्ट में लिखना। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एनी लिविंग इंडिविजुअल, अगर वहां पर शनाया है तो शनाया एक ऑर्गेनिज्म है, शिवांश है तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, खुशबू है, अंजनी है, कोई भी है तो ये एक ऑर्गेनिज्म है ना। कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, फिशेस, ह्यूमन, टाइगर्स एंड इवन स्पाइरो वगैरह, मतलब ये कह रहे हैं फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक समुद्र है और उसमें एक फिश है, तो हम कह रहे हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म इन अ सी। एग्जाम्पल समझ में आया। कोई भी एक चीज जो जिंदा है उसको हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। चलिए आगे, अब आता है पॉपुलेशन पे। आप देखिए, आप सब पॉपुलेशन है, कैसे, सब ह्यूमंस है, यहाँ एक ही स्पीशीज के हैं और नंबर ऑफ है, ढेर सारे हैं, तो ये एक ही स्पीशीज के जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। देखिए, ग्रुप of individual belonging to the same species, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, मतलब जब एक रहेगा तो ऑर्गेनिज्म है,
या उसी के जैसे और आ जाए तो वो क्या है? चले आगे। अब हम बात करेंगे अबाउट कम्युनिटी। जब यहाँ पर अभी कोई डॉग आ जाए या यहाँ पर कोई अभी और स्पीशीज का इंडिविजुअल आ जाए तब हम इसको कहेंगे कम्युनिटी। मतलब ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज व्हेन लिव टुगेदर, तब उसे कहेंगे कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म में, एक पॉपुलेशन में, एक कम्युनिटी पे। हमने 3 चीजें पढ़ी, फिश हो गई एक ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ फिशेज हो गई पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ फिशेज सी हॉर्स, एलिगेटर, टर्टल, ये हो गई एक, ठीक है। देखिए, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कलेक्ट इन अ एरिया। जब अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक ही एरिया में रहते हैं तो इसको कहते हैं कम्युनिटी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया, मछलियां और सी हॉर्स एक साथ रह रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। भाई दीपक से बात होती है? वो क्यों नहीं आ रहा? और जो और बच्चे थे हर्ष वगैरह, उनसे बात होती है घर पे? तो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ता तो उसको पढ़ना नहीं, पूछना फिर भी कि वो क्लास क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, चले आगे। एमसीक्यू लगा रहे हो जो ग्रुप पे भेजते हो, बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है? अब उस थ्योरी पढ़ने और लगाने में डिफरेंस फील हो रहा है कि हम कर पाएंगे अब? और आप लोग सब आकर यहीं पर ही पेपर दिया करो। जिस तरीके का आपका पेपर हो रहा है ना, फिल करना है आपको, वैसे ही उससे प्रैक्टिस होगी, है ना। जो पहली बार बच्चा वो देखते हो हमारी चीज तो समझ ही नहीं आता है क्या करना है। चलिए, अब आते हैं हम इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या है? when multiple group of biological community depends on each other and their physical environment is called ecosystem। अब इकोसिस्टम में फर्क ये आ रहा है, कम्युनिटी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि एक समुद्र है, उसमें मछलियां हैं, टर्टल, जैसे मैंने आपको बताया। अब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकता है, एक मछली दूसरे को खाती हो, है ना। कोई टर्टल किसी और पे फीड कर रहा हो, तो वहां एल्गे जो है उस पर फीड कर रहा हो, जो प्लांट्स है उस पर फीड कर रहा है। तो पहला है, इकोसिस्टम में अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया, सनलाइट, वाटर, एयर, ये सारी चीजों को भी जब हम कंसिडर करते हैं तो वो कम्युनिटी बन जाती है एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिफरेंस, और इकोसिस्टम और कम्युनिटी में डिफरेंस ये है कि एक में फिजिकल फैक्टर्स नहीं इन्वॉल्व है, एक में फिजिकल फैक्टर किसमें इन्वॉल्व है? इकोसिस्टम। लिख लो। हो गया? तो बनाया नहीं होगा। ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? पॉपुलेशन। ये क्या है? क्यों? जो आंसर है इन्होंने बनाया नहीं है, कम्युनिटी, है ना। अलग अलग स्पीशीज साथ में आके रहती। तो ये हो गया एक ऑर्गेनिज्म,
इकोसिस्टम, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। डिफरेंस समझ में आया? बेसिक डिफरेंस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसे डायग्राम देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल में। क्या होता है? ईच ऑफ द प्लांट, फिशेस, एनिमल, माइक्रोब एंड लैंड इंटरैक्ट एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट पे और अपने और जो उसमें ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करता है इकोसिस्टम में। फिश ईट एक्वेटिक एनिमल, द फीसिस ऑफ एनिमल प्ले वाइटल रोल इन इनहेबिटिंग माइक्रोब्स। देखो मछलियां खाती हैं दूसरी एक्वेटिक फिशेस को, और एनिमल की जो फीसिस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करती हैं क्योंकि ये किसको माइक्रोबियल ग्रोथ में हेल्प करती है। बर्ड ईट फ्रूट, प्लांट सर्व्स एज अ शेल्टर फॉर अदर लिविंग बीइंग। तो ये हो गया एक हमारा इकोसिस्टम, है ना। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एबायोटिक एंड बायोटिक। अपार्ट फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग चीजों के अलावा हमारे इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट भी रहते हैं, नॉन लिविंग, है ना। एबायोटिक कंपोनेंट रिफर्स टू फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें। तो बायोटिक हो गया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम बायोटिक कहेंगे, जो लिविंग है। एबायोटिक मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ये चार बना। चलेंगे। इकोसिस्टम में कैसे कौन कौन से दो फैक्टर रहते हैं? बायोटिक कौन से होते हैं? एंड नॉन एबायोटिक। ठीक है। एबायोटिक फैक्टर में हमारे क्या कहते हैं? इसके सामने एरो करके लिख लो, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए, मल्टीपल चीजें दी और इसमें से पूछा हो गया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबायोटिक फैक्टर्स या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन ए बायोटिक फैक्टर, तो डिफरेंशिएट कर लोगे ना। चले आगे। हम इन सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर। तो आपको खुद पता होगा, अगर अर्थ पे आप देखिए, जो आपको पता है इक्वेटर कहाँ होता है? अर्थ के जो सेंटर से लाइन जाती है, जब सेंटर से जब पोल्स की तरफ जाते हो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर सेंटर पे ज्यादा रहता है ना। और पोल की तरफ, तभी हमारा अटलांटिक एंड आर्टिक पोल कैसा है? बर्फ है, वहां ठंडी है। तो इन्होंने बोला टेम्परेचर सेंटर से, इक्वेटर से पोल की तरफ क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर याद रहेगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ये लिखो टेम्परेचर में सबसे पहले। और ऐसे गोला बना के ये डायग्राम बना लो। ये पोलर रीजन होता है, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिकल रीजन।
हो गया? चलिए, सम हैबिटेट है टेम्परेचर बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसी भी जगह है अर्थ में जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा है ना? जैसे कि क्या, थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री तक होता है, इससे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह मिलते हैं। हमें डेजर्ट में कैमल मिल रहा है, क्या हमको आर्टिक अटलांटिक ओशन में मिल रहा है? पोलार बियर हमको मिल रहा है बर्फ में, क्या हमें था डेजर्ट में मिल रहा है? तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है कि याद रहेगा, इसमें से भी एक एग्जाम्पल लिखो है। हो गया? चलिए, इन्होंने बताया कि अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग जगह पेड़ उस टाइप के मिलते हैं, गर्मी के जहाँ गर्म है वहाँ पेड़ उस टाइप के मिलते हैं, वहाँ एनिमल्स उस टाइप के मिलते हैं ना। इन्होंने बोला कैमल कैन नॉट सस्टेन लो टेम्परेचर, बर्फ में ठंडे में कैमल नहीं रह सकता है ना, जैसे कि आर्टिक रीजन में। वैसे ही पोलार बेयर जो है वो ग्रासलैंड में नहीं रह सकता, वहां का टेम्परेचर उसको नहीं सूट करेगा। हॉर्नबिल जो बर्ड होती है विच कैन नॉट स्टे इन फॉरेस्ट, विच स्टे इन फॉरेस्ट कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट। अब हॉर्नबिल को फॉरेस्ट में रहने की यूज टू है, सर्वाइव वहां कर सकती है, ढेर सारे पेड़ में अलग अलग हैबिटेट में है, तो वो कहाँ नहीं सर्वाइव कर सकती? डेजर्ट में। तो हर ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस जगह पे मिलता है जहां वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, दीज आर ग्रासलैंड, ये आर्टिक, ये फॉरेस्ट, ये डेजर्ट। बेस्ड ऑन टॉलरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन सा एनिमल कैसा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, उसमें वो सरवाइव कर सकता है, इस अकॉर्डिंग दो में डिवाइड हुए ऑर्गेनिज्म, यूथर्मल्स एंड स्टेनोथर्मल्स। लिखिए ये। हो गया? अभी क्या होते हैं देखिए, यूथर्मल्स हैं अपर हम आउटपुट, ये जो है टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब आपने देखा हम तो ठंडी में भी रह पाते हैं, हम गर्मी में भी रह पाते हैं, है ना, काउस भी एंड हमारे ये शीव्स भी। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टेम्परेचर पे, मतलब मैं इतने पे रह सकता हूँ, इससे थोड़ा ज्यादा कम तो टॉलरेट कर पाऊंगा, पर अगर बहुत कम टेम्परेचर हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? लिखो यूथर्मल के नीचे ये।
स्टीनोथर्मल्स ऐसे एनिमल्स जैसे आप लिजर्ड है ना, सील, ये पर्टिकुलर टाइप के टेम्परेचर पे ही रह सकती है ना, बहुत ठंडी हो तो ये चली जाती है ना, और हम खुश हो जाते हैं। चलो लिखिए स्टीनोथर्मल्स क्या होते हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने डिवाइड किया है, क्या? यूरिथर्मल्स क्या होता है अंजनी? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे आर्गन जो वाइड रेंज पर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो टर्म यूज करो। देखो आप अगर ऑर्गन बोलोगे और एक ऑर्गेनिज्म, दो अलग चीज होती है ना। आप बोल दो कोई इंडिविजुअल बोल दो उसकी जगह, ऑर्गन तो हमारे बॉडी का कोई पार्ट हो गया, एक है ऑर्गन एक है ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म। वो बोलो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन दो अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो है, और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो। चले आगे, टेम्परेचर हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट वाटर, ठीक है। वाटर क्या है? द वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट लुक डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फॉरेस्ट। अब एक जगह जहाँ पानी कम है वो डेजर्ट जैसा दिखेगा, जहाँ पानी ज्यादा है वो फॉरेस्ट जैसा दिखेगा। तो पानी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की वेजिटेशन होगी, किस टाइप के पेड़ पौधे होंगे, है ना। प्लांट हैव अडेप्टेड टू लेस वाटर अवेलेबिलिटी। अब ऐसे जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उन्होंने कुछ अडेप्टेशन अपने अंदर ला दी जिसकी वजह से वो डेजर्ट में सरवाइव कर पा रहे हैं। जैसे कि थिक फ्लैशी स्टेम, इनकी स्टेम देखिए पतली नहीं होती है, फ्लैशी जेल लाइक सब्सटेंस उसमें भरा रहता है। देन थॉर्न्स, लीव्स की जगह क्या रहते हैं, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। Camels have adapted to low water availability by minimizing water loss. ये इसलिए यह सरवाइव कर पाए क्योंकि इनके बॉडी से स्वेट ही नहीं निकलता ना के बराबर, तो वाटर लॉस ही नहीं हो पाएगा। Camels hardly sweat, thus reducing the water loss from the body and urinate less frequently. तो आप ऐसे लिख लो कि वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन वाटर, है ना। और डेजर्ट प्लांट के सामने ये तीन कैरेक्टर लिख दो, डेजर्ट एनिमल के सामने ये दो कैरेक्टर लिखो।
चले चलिए, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंड ऑन वाटर। जैसे मैंने आपको बताया पेड़ किस टाइप का रहेगा, ये पानी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना। वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विथ हाई रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जहां खूब बारिश होती है। अब यहाँ का और इसके और इसमें और इसमें सारे वेजिटेशन सबके अलग अलग रहेंगे, और ये किस पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या टाइप ऑफ फॉरेस्ट पर है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट, है ना। इन सभी यहाँ के पेड़, इसके पेड़ इससे अलग हैं, है ना, यहाँ के पेड़ इससे अलग हैं। तो ये सारी चीज किस पे डिपेंड कर रही है। तो ये लिख लो आप शॉर्ट में कि डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला। देख लिया, समझ में आ गया। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो अब जो पानी में रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म, अब ऐसा तो नहीं है कि जो रिवर में मछली मिल रही है वो समुद्र में मिले, जरूरी है, या जो समुद्र में ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं वो रिवर में मिले। तो समुद्र के पानी, सॉरी, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी किस टाइप का, कितना सैलाइन है ना, उस हिसाब से वो पानी में रहते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना टेम्परेचर के लिए स्टीनोथर्मल एंड यूथर्मल्स। तो ये वाला लाइन लिखो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्वालिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसके आगे समझाऊंगी। हो गया, चलो देखिए, सॉल्ट कंसेंट्रेशन डिटरमाइन वेदर ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव इन सच वाटर। कितना सॉल्टी पानी है ये बताएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वहां रह पाएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म वहां नहीं रह पाएगा। अब सैलिनिटी मतलब पानी कितना नमकीन है। सैलिनिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट पर थाउजेंड और पीपीटी। तो यूनिट फॉर मेजरिंग सैलिनिटी वाटर इज, लिखो, अब ये पीपीटी क्या रही है।
मतलब 1000 ग्राम का अगर पानी है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व है, इसको हम कहते हैं पीपीटी। और पीपीटी इज यूनिट टू मेजर सैलिनिटी इन वाटर, या फिर किसी भी एक लिक्विड में, मिक्सचर में कितना सब्सटेंस है उसको मेजर करते हैं हम पीपीटी में। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? हाँ, भी डेटा नहीं भेजा है हमारे एक क्लास के बच्चों ने, जब डेटा नहीं सबमिट किया, वो आज करने गए हैं, तो अभी पता चलेगा। मतलब कैंसिल तो कल वाली कर पाएंगे, तो आज पता चलेगा, अभी वो जमा कर दें मतलब। ठीक है, चले आगे। चलिए, द सॉल्ट कंसंट्रेशन measures as salinity per part 1000 is less than 5 ppt in island water। मतलब ये तो मैंने बताया, ये पीपीटी में मेजर करते हैं। अगर वो 5 पीपीटी से कम की होती है किसमें, आइलैंड्स में, 30 to 35 पीपीटी की होती है लगभग सी में, और 100 पीपीटी से भी ज्यादा होती है इन हाइपर सेलाइन लेगून्स। मतलब सबसे ज्यादा सेलाइन वाटर कहाँ का है और सबसे कम आइलैंड। तो ये आप लिख लो, क्योंकि अगर मतलब सिर्फ ऐसे लिख लो, हाइपर सेलाइन लेगून्स में इतनी पीपीटी, तो रफली आप फ्रेश वाटर लेक में तो हो गई नहीं, और आइलैंड में कितनी, लगभग 5। ठीक है, समझ में आए? अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन टॉलरेंस टू सैलिनिटी, एक तरफ लिखिए यूरी हैलाइंस एंड स्टीनोहैलाइन। सेम वैसे ही जैसे टेम्परेचर को लेके था, यूरी हैलाइंस क्या है, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। समझना है? मतलब जरूरी नहीं है कि जहाँ 5 पीपीटी ही है वहीं पर वो सर्वाइव कर, हो सकता है 10 में, हो सकता है 50 में, तो हो सकता है नो सैलिनिटी में ये कैन सर्वाइव। पर स्टीनोहैलाइन क्या करते हैं, ये जो है टॉलरेट टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब ये स्पेसिफिक सैलिनिटी, एक स्पेसिफिक सैलाइन पानी में ही ये रह सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। हो गया? अब हमारा थर्ड एबायोटिक फैक्टर हमने पढ़ लिया अबाउट वाटर, हमने पढ़ लिया अबाउट टेम्परेचर। अब हम आते हैं लाइट पे। ठीक है, लाइट क्या है, देखिए प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और फ्लावरिंग भी कहीं ना कहीं सनलाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, लाइट इज अनदर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर।
Availability of light on land is closely linked whether the temperature with that of temperature since the sun is source of for both. मतलब जहाँ जितनी लाइट वहां उतना टेम्परेचर, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है. Plant depend on light not only for photosynthesis but also for flowering. ठीक है. Not all plant receive same amount of light. अब सारे ही पेड़ को एक जैसे अमाउंट ऑफ सनलाइट तो मिलेगी नहीं, डिपेंड करता है वो कहाँ है ना. इन्होंने बताया कि जंगल है, जंगल में बड़े पेड़ भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं. अब ये बड़े पेड़ जो है ना, ये छोटे वाले पेड़ के लिए कैनोपी का काम करते हैं. कैनोपी मतलब टेंट, उनको छुपा लिया है ना. तो अब जितना इन बड़े पेड़ को सनलाइट मिल रही है, क्या उतनी इन छोटों को मिलेगी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी शेडेड है, उन पे तो शेड है. तो ये छोटे पेड़ अपनी जो लीव्स उसको बड़ा कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ये जो पहुंच रही है उसको एब्सॉर्ब कर सके. ठीक है, अब एक बार रीड करते हैं. Not all plants receive same amount of sunlight. Many species of small plants जैसे कि herb and shrubs grow in forest are adapted to photosynthesis under very low condition. मतलब बहुत कम सूरज में, बहुत कम सनलाइट में भी ये छोटे छोटे पेड़ जो है herb shrubs खाना बनाने के लिए अडेप्ट कर लिए अपने आप को, क्योंकि हमें इतना नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है उतने में ही हमने फोटोसिंथेसिस कर ली. Condition because they are constantly overshadowed by tall canopy trees. है लंबे लंबे कैनोपी टाइप ट्रीज से ये हर टाइम छुपे हुए रहते हैं. ठीक है. In order to cope with the low light, these plants अब इस छोटे से थोड़े से ही क्या कहते हैं ये सनलाइट में खाना बना सके, इसीलिए इन्होंने अपने प्लांट के अंदर कुछ एडेप्टेशंस लाए, जैसे कि लार्ज लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियां, है ना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जो भी अवेलेबल उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सके. स्मॉल प्लांट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर रिसीव लो अमाउंट ऑफ लाइट, हैव लार्ज लीव्स टू कैप्चर सनलाइट. वही चीजें की है, समझ में आया आता. फॉर मेनी एनिमल्स ट्रू लाइट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. अब पेड़ के अलावा बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली हम सनलाइट पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए. पेड़ जो है सनलाइट से खाना बनाएगा और हम उसको खाएंगे, है ना. Animal eat them to get energy. समझ में आया था. Plant also use the night, day and seasonal variation in light intensity and duration as a cues of timing their flowering. मतलब आपने देखा कुछ फ्लावर्स होते हैं जो रात में खिलते हैं, कुछ दिन में, कुछ ठंडी में, कुछ गर्मी में. तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग पेड़ में अलग अलग फ्लावर पे डिपेंड करती है. डे लाइट एंड सीजनल चेंजेस भी हमको देखने मिलता है. फोटो पीरियड पता है, जितना टाइम सनलाइट मिल रही है, लाइट वाला पीरियड इज फोटो. अब देखिए और किस चीज में लाइट रोल प्ले करती है. फॉरेजिंग मतलब सर्चिंग फॉर फूड रिसोर्सेज. रात में सब अपने घर चले जाते हैं, दिन भर. इसके बाद रिप्रोडक्शन, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, डिपेंड करते हैं ना. कुछ एनिमल समर में क्या कहते हैं बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं. माइग्रेशन, आपने सुना होगा बहुत सारी बर्ड ठंडी आने पे ठंडे एरिया से गर्म में चली जाती. गंगा में आपने सुना होगा बहुत सारी बर्ड्स आती हैं जनवरी में, इस टाइम पे, है ना, पिंक कलर की, उसका नाम नहीं याद आ रहा. तो ये माइग्रेशन भी हमको देखने मिलता है डिपेंडिंग ऑन लाइट. ठीक है. अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद से खाना बनाने पर किसके हेल्प से? केमिकल से. ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया. ऐसे एनिमल्स जो केमिकल्स पे, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे, जैसे अमोनिया पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, इनको कहते हैं कीमो. लिखो डेफिनेशन. देखो आज एकदम टाइम से क्लास चालू हुई थी क्या? तो जल्दी जल्दी करें. तो आपकी एनसीईआरटी में जो इतना पढ़ा है फैक्टर्स, ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक दिए हैं और हमने देखिए कितना पढ़ा है. सिर्फ इतनी सी लाइन दी है एनसीईआरटी में. तो इसको क्योंकि इन्होंने सीधे लिख दिया बस इतना. इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल. क्या क्या? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, बायोम्स. अगर इसकी डिटेल आई डोंट नो, मुझे दिखी नहीं इसमें शायद.
न्यू बुक में दी नहीं गई है, पर हमको इसमें ये वर्ड आ गया तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चले भाई आगे, चलो। अब आपको पता है व्हाइट लाइट इट कंसिस्ट ऑफ, जब वो ब्रेक करती है तो मल्टीपल कलर में विबग्योर में डिवाइड होती है ना। A spectral quality of solar radiation is also important. जैसे not all colors compounds of the visible spectrum are available in the marine. इन्होंने कहा कि जब लाइट जाती है तो वो अलग अलग कलर में ब्रेक डाउन होती है, तो जरूरी नहीं है कि सारी ही लाइट डीप डाउन तक जाए, जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है वो नीचे तक जाएगी, है ना। तो लिखा है ब्लू लाइट रीचेस द डीपेस्ट ओशन, तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा नीचे तक जाती है ओशन में। Since red algae absorb blue light, they are found in deep oceans. अब क्योंकि ये ब्लू लाइट नीचे तक चली जाती है, तो रेड एल्गे जो कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये डीप ओशंस में प्रेजेंट है। समझ में आया ये चीज? अब सॉइल आ गया, ये वाली एक लाइन लिख लो। लाइट में ऐसा कुछ था नहीं लिखने का, अगर इस पे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे ना। कीमोटोट्रॉप्स, चले। अब हमारा नेक्स्ट रिबाइटिव फैक्टर है सॉइल, ठीक है। सॉइल जो है, द रॉक इन द माउंटेन ब्रेक ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक, अब बड़े बड़े पत्थर ही तो छोटे छोटे होकर के क्या बनते हैं, सॉइल बनते हैं। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सनलाइट, रेन, हैवी विंड, ये सारी चीजें। जब कंटिन्यूसली सनलाइट पड़ती रहती है पत्थर पे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब बहुत तेज रेन होती है, हैवी रेन में भी पत्थर ब्रेक होते हैं। इसके बाद इवेंचुअली विंड भी रॉक के ब्रेकिंग में रोल प्ले करती है। तो इन्होंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सॉइल, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल वेरी इन डिफरेंट प्लेसेस। आपने सुना होगा अरे उस जगह की तो मिट्टी बड़ी अच्छी है ना। तो अलग अलग जगह की सॉइल की क्वालिटी अलग अलग होती है। ये डिपेंड किस चीज पे करती है? क्लाइमेट उस जगह का कैसा है, वेदरिंग मतलब मेकिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम बिग स्टोन, जब स्टोन टूट करके सॉइल बनाते हैं कहते हैं। एंड सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस, किस तरीके से वे सॉइल बनी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि सॉइल का नेचर या प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल कैसे हम समझेंगे कि अलग अलग, जैसे लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है और क्ले सॉइल है, तो ये अलग अलग कैसे होती है, किस चीज पर डिपेंड करता है? ग्रेन साइज कैसे, उसमें अगर कोई मिट्टी है जो बहुत गीली सी तो ऑब्वियसली उसका ग्रेन साइज छोटा छोटा रहेगा, और जिसमें बड़ा रहेगा वो कैसी रहेंगी? ड्राई टाइप की। फिर कॉम्पोजिशन वो कैसे बनी है? एग्रीगेशन, सेम मतलब कि सॉइल किस टाइप की है, ये उसके किस तरीके की सॉइल है इस पे डिपेंड करता है, उसके ग्रेन साइज पे, उसके बनने के तरीके के, उसके ब्रेकडाउन के तरीके पे, ठीक है। समझ में आए कि नहीं आए? अब आपको पता होगा परकोलेशन मतलब जब हम कोई सॉइल है उसमें पानी डालते हैं तो कितना पानी कहाँ लेवल तक जाता है ना। कुछ है जो फर्स्ट लेयर में रुक जाएगा, कुछ है जो पूरा पास थ्रू कर लेगा, कुछ होगा जो मिडिल लेयर में रुक जाएगा, है ना। इन्होंने देखिए ये बताया है वाटर मूव डिफरेंटली इन डिफरेंट सॉइल। अब हमारे पास ही
कोई लाल मिट्टी है और एक रेत आती है घर बनाने के लिए, आप जो पानी डालते हो तो आपको खुद स्पीड पता चलती है ना, किसमें किसी में जल्दी से चले जाता है, किसी में वो पानी एब्जॉर्ब भी कर लेती है, सॉइल पास ही नहीं होने देती, किसी में सिर्फ टॉप लेयर पे ही रह जाता है, अंदर भी नहीं जा पाता। तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन। लिखो परकोलेशन क्या है। पानी किस तरीके से रेत से मूव करेगा, इसको कहते हैं परकोलेशन। चले, हो गया, हो गया भाई सबका। अब सॉइल में अगर हम देखें तो मेजर एंड स्मॉल, लार्ज अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में कौन से मिनरल प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है कॉपर, मैग्नीज, सल्फर एंड आयरन। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन इन एनी एरिया डिपेंड ऑफ दीज फैक्टर। अब किसी जगह की रेत कितनी उपजाऊ है, कितना अच्छे से वहां ग्रो हो सकता है कोई भी वेजिटेशन, ये डिपेंड करता है किस जगह की मिट्टी और कैसी, कैसे फैक्टर्स पे, मिनरल्स, उस सॉइल में जितने मिनरल ज्यादा रहेंगे उस पर वेजिटेशन ज्यादा रहेगी, है ना। टोपोग्राफी, एरिया, एरिया पे डिपेंड करता है कहाँ की, वो किस एरिया की बात हो रही है, किस एरिया की मिट्टी की बात हो रही है। पीएच सॉइल की कैसी है, परकोलेशन, वाटर पेनिट्रेशन किस टाइप से, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वेजिटेशन कैसा होगा। तो लिख दो, एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन मिनरल, टोपोग्राफी, पीएच एंड परकोलेशन। एमसीक्यू पहले से ज्यादा लगा रहे हो ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है एमसीक्यू लगाने में, लग रहा है कि ये चीज पड़ी हुई है। 11th का थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर रहे हो कि अभी टाइम नहीं मिल रहा। अब आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास कितना टाइम बचा, 2 महीने मुश्किल से, 2 भी तो, मैं अप्रैल तो पूरा रिवीजन में जाएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली। अभी हमारा फेब चल रहा है ना, मार्च एंड तक भी नहीं जाएगा कोर्स, सिर्फ इसके बाद मतलब अभी भी, मतलब हाँ 1 महीना मान लीजिए आप, फिर पूरा आपको अप्रैल में 2 महीने का आपका पेपर है। पढ़ दिए फॉर्म सबने। अब रिवीजन जो हमारे चैप्टर्स हो गए हैं उसको बहुत अच्छे से करो, और ऐसा रिवीजन करो कि ये हमारा फाइनल रिवीजन है। इस उस पे मत रहना कि अब हमको ये फिर से रिवाइज करना है ना, तो जो पढ़िए ऐसे पढ़िए कि ये हमारा फाइनल है। वो उसका फोटोसिंथेसिस हुआ है अभी, और उसे क्लास नहीं लगी। ये 3 चैप्टर और है ना, 2 और बचे, 2 उसके और एक बायोमोलिक्यूल्स, है ना, तो मैं ही जल्दी जल्दी कराती हूँ। ठीक है, चले आगे। अब एक्वेटिक एनिमल, अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो किस तरीके की मिट्टी, ये सेडिमेंट्स उस वाटर में बीनीथ में है, ये डिसाइड करते हैं कि उसमें किस तरीके के एनिमल्स रहेंगे। जैसे कि बेंथिक एनिमल्स, जैसे कार्प्स एंड काम्स जो रहते हैं, कार्प्स एंड काम्स, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, फाउंड इन एरिया विच आर नियर टू सी, जो समुद्र के पास वाला एरिया, ये ऐसी जगहों पर मिले। क्या आपको ये मिलते हैं अपने पॉन्ड में, रिवर में नहीं मिलते ना, तो इसमें सिर्फ लिखो sediment character of the soil determine type of animal thrive in aquatic environment. तो बेंथिक एनिमल्स क्या है, ऐसे एनिमल जो कि किसी भी, जैसे समुद्र भी है या कोई रिवर भी, तो उसके तट में रहना पसंद करते हैं, है ना, नैरो में, जो बॉटम है उसमें रहना पसंद करते हैं। और
क्यों? क्योंकि ये कौन सा एनिमल वहां रहेगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस वहां बॉटम में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, चले आगे। हो गया? चले आगे। चलिए, अब हमको पता है कि अर्थ जो है रिवॉल्व रोटेट करती है अराउंड सन, इस वजह से अलग अलग ऑटम समर स्प्रिंग विंटर अलग अलग सीजन आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट बायो। किसके बारे में पढ़ लिया हमने? कहां तक पढ़ लिया था? कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। अब हेडिंग डालिए बायो। अब बायोम की बात ये होती है एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेबल, मतलब कुछ ऐसे पेड़, कुछ ऐसे एनिमल्स जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमको मिलेंगे। अब आप पहाड़ों में जाते हो ठंड में, तो क्या उसको वहां आपको आम का पेड़ मिलता है? वहां कैसे पेड़ मिलते हैं? जिनकी टॉप इस टाइप से रहती है ना। और वहां कैसे एनिमल्स मिलेंगे? जिसके पास बहुत सारे फर होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी वेजिटेशन जो हमें उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में ही मिले, ठंड के, गर्मी के, बारिश वाले, ग्रास लैंड वाले, है ना। तो इसको हम कंसिडर करते हैं बायोम। देखिए, बायोम इज लार्ज कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब अलग अलग स्पीशीज तो आ गई, लार्ज कम्युनिटी ऑफ वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, सबकी, अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक क्लाइमेट, जो कि पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए अडेप्ट कर चुके हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं। डिफरेंस समझना है उसमें और इसमें, बायोस्फीयर में और बायोम में? उसमें हम पर्टिकुलर एनवायरमेंट की टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे थे, उसमें हम सिर्फ फिजिकल फैक्टर और अलग अलग कम्युनिटी के बीच के इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। अब बायोम में हम कह रहे हैं कि ग्रास लैंड में रहने वाले सारे एनिमल्स, या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स एंड वेजिटेशन, तो जो टेम्परेचर से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो हो जा रहा है हमारा। चलिए लिखिए, चले। जैसे कि डिफरेंट क्लाइमेट लीड्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब वहां के एनिमल्स और वहां के पेड़ पौधे अलग अलग उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, स्पेसिफिक क्लाइमेट। ठीक है, समझ में आया का मतलब? द मेजर रीजन फॉर क्लाइमेट वेरिएशन आर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट रीजन एंड द एनुअल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन। अब किसी भी जगह का बायोम या क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है कि वहां पे कितने समय ठंडी रहती है, कितने समय गर्मी रहती है, टेम्परेचर कैसा है, और दूसरा वहां का प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी होती है। प्रेसिपिटेशन या तो बारिश के फॉर्म में हो सकती है या स्नोफॉल के फॉर्म में हो सकती है। तो ये दोनों टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डिसाइड करते हैं किसी भी जगह का क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिखिए वेरिएशन इन क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, जिस जगह पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर वेजिटेशन ज्यादा रहेगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहां पर गर्मी ज्यादा, जहां पर कम वहां पर ठंडी ज्यादा।
आगे चले, हो गया क्लियर? चलिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम बेस्ड ऑन क्लाइमेट इज कॉल्ड बायोम डिस्ट्रीब्यूशन। अब टेम्परेचर के हिसाब से बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन बायोम्स कहलाते हैं। बायोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझा दो, डेजर्ट, यहाँ का टेम्परेचर रेनफॉल कैसा है, ग्रासलैंड, यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, यहाँ कैसा टेम्परेचर है, ये इसका क्लाइमेट डिसाइड कर रहा है। ग्रासलैंड का अलग होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अलग रहता है, टेम्परेट फॉरेस्ट का अलग रहता है, कोनिफरस टॉबलेट का, और आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। मतलब ये सबसे ज्यादा ठंडे, ये सबसे ज्यादा गर्म, किस पर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर सबसे ज्यादा, यहाँ सबसे कम, या प्रेसिपिटेशन सबसे कम, यहाँ बहुत ज्यादा, स्नोफॉल कभी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं बायोम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्या क्या? एक तो क्लाइमेट और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब हम बायोम्स की, क्योंकि हम बायोम की बात कर रहे थे, तो उसमें हम ऐसे क्या कर रहे थे, ऐसे बड़े बड़े एरियाज, इसमें अलग अलग वेजिटेशन है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ है, और वो किस पे डिपेंड करी, उस जगह के टेम्परेचर पे, है ना, क्लाइमेट पे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टुंड्रा। बस शॉर्ट में हेडिंग लिखिए बायोम के अंदर टुंड्रा। ये टुंड्रा, ग्रासलैंड और फॉर ट्रॉपिकल, कोनिकल फॉरेस्ट, ये सब किस बेसिस पे डिवाइडेड है? क्लाइमेट एंड टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, टुंड्रा कौन से एरिया कहलाते हैं? ऐसे जहां पर सनलाइट सबसे कम पहुंचती है, इसीलिए ये बहुत कोल्ड रहते हैं। ठीक है, लीज सनलाइट जो अंडरलाइन करी वही लिखना शॉर्ट में। प्रेसिपिटेशन इज इन फॉर्म ऑफ स्नो। प्रेसिपिटेशन यहाँ किस फॉर्म में रहती है? और कुछ थोड़े बहुत ही शर्प ग्रासेस, लाइकेन एंड मूसेस आर प्रेजेंट। समझ में आया? ये पूरा समझ में आया? लिखो इसको। ओके, टुंड्रा किस रीजन को भी समझ में आया? सनलाइट बहुत कम, बहुत ठंडा। प्रेसिपिटेशन के नाम पे क्या होता है? वहां पर रेनिंग नहीं होती है, स्नोफॉल होता है, बहुत कम वेजिटेशन यहाँ प्रेजेंट रहती है। देन हमारा आ गया कोनिकल फॉरेस्ट। इसमें क्या हम देखेंगे, ये भी बहुत ठंडा रीजन रहता है, और कहाँ लोकेटेड है? साउथ ऑफ टुंड्रा रीजन। ठीक है, ये भी ठंडे में ही आता है। कोल्ड रीजन ऑफ एशिया कहाँ मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पर एवरग्रीन कोनिफेरस ट्रीज होते हैं, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। और कोनिफेरस मतलब, है ना, इस टाइप वाले जो पेड़ रहते हैं हमारे। ठीक है, which have long needle like leaves. Grassland are present relatively cold region and have moderate precipitation. अब ये ठंडे तो हैं और प्रेसिपिटेशन मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, मैं इसको लिखने का टाइम दूंगी, पहले अभी देख लेते हैं। फिर ग्रासलैंड पे आ रहे हैं। थर्ड हमारा, सनलाइट इन ग्रासलैंड इज मच हायर। यहाँ पर सनलाइट ज्यादा है पर रेनफॉल कम है। मैनी ग्रास ईटिंग हर्बिवोर्स आर प्रेजेंट इन द ग्रासलैंड। यहाँ कैसे एनिमल्स मिलेंगे? घास खाने वाले, हर्बिवोर्स। एग्जाम्पल प्रेरीज एंड डोन्स। अब देखो, द हैबिटेट इज नोन एज, अब इन जगहों को नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं प्रेरी, साउथ अमेरिका में कहते हैं पैम्पास, अफ्रीका में कहते हैं वेल्ड, एंड ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डोन्स, एंड एशिया में कहते हैं स्टिप। ठीक है,
जिनके नाम दे दिए गए हैं, इसको लिख लेना वैसे, ठीक है। ग्रास लैंड के बाद है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट। देखिए आप सबकी फोटोज बनी, आपको समझ में आ रहा होगा। हायर सनलाइट, टेम्परेचर मतलब गर्म ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है, मतलब यहाँ पर ग्रास लैंड से ज्यादा क्या आएगा, बारिश होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा है और सनलाइट भी यहाँ ठीक ठाक है। लीव्स ऑफ द ट्रीज ऑफ सच फॉरेस्ट आर ब्रॉड, यहाँ पर पत्तियां कैसी रहेंगी, कोनिकल नहीं है, ब्रॉड लीव्स है, ठीक है। और लंबे पेड़ हमको मिलेंगे 20 से 30 फीट के, देख रहे हैं आप लोग, है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट नियर ट्रॉपिकल रीजन, इनका नाम किस जैसे ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पर ये प्रेजेंट रहेंगे। रिच बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे टाइप के पेड़, बहुत वैरायटी के पेड़, बहुत वैरायटी के एनिमल्स यहाँ मिलेंगे। बट्रेस क्लाइंबर्स एंड एपीफाइट्स आल्सो प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर क्लाइंबिंग ट्रीज रहते हैं, हर टाइप के यहाँ पर आपको ट्रीज मिलेंगे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हॉट डेजर्ट की बात करते हैं, वेरी लेस रेनफॉल, वेरी लेस वाटर अवेलेबल, है ना, एग्जाम्पल थार एंड सहारा। डीप रूटेड शर्ट, छोटे पेड़ मिलेंगे और जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, है ना, पानी की सर्च में। एपिफॉर्मल्स एंड सक्लेंट्स एंड जीरोफाइट्स प्रेजेंट, अब इनका मतलब क्या है, एफिमरल्स का मतलब प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड ग्रो इन एक्सट्रीम वाटर स्केयर रीजन, ऐसे जो बहुत समय समय तक सालों साल नहीं जिंदा रहते, थोड़े साल, एक आध साल या कुछ महीने जिंदा रहते हैं और बहुत एक्सट्रीम ड्राई रीजन में ग्रो कर सकते हैं। सक्लेंट्स, प्लांट विथ थिक फ्लेशी टिश्यू अडेप्टेड टू वाटर स्टोरेज, ऐसे प्लांट जिनके जो लीव्स एंड स्टेम रहते हैं थिक रहते हैं, आपने देखा कैक्टस चौड़ा रहता है, उसके अंदर फ्लैश लाइक जेल रहता है, ये पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। जीरोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो अडेप्टेड रहते हैं गर्म में क्या कहते हैं सरवाइव करने के लिए, और इनमें से वाटर लॉस बहुत कम होता है, लिटिल लिक्विड वाटर इनके अंदर से क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो तीनों डिफरेंस समझ में आया, हाँ। इसके बाद है हमारा बायोस्फीयर, पहले ये लिख लो, तीनों बहुत शॉर्ट में लिखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं लिखना है। ये लिखा था ना, ये लिख लिया, ये हो गया। हो गया। हो गया।
हो गया? हो गया? हो गया? ये हमारा बायोम हो गया। उनको पढ़ना है बायोस्फीयर। ठीक है? बायोस्फीयर क्या होता है? इकोसिस्टम और ये नहीं पढ़ा है ना? इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ऑल द बायोम्स ऑफ द अर्थ। एक तरीके से अर्थ का वो एरिया जहाँ लाइफ इज पॉसिबल। लाइफ मतलब जरूरी नहीं कि ह्यूमंस, देयर कुड बी ट्रीज, देयर कुड बी एनिमल्स, देयर कुड बी माइक्रोब्स, एनीथिंग, है ना? तो कौन सा जोन अर्थ का जहाँ लाइफ पॉसिबल है, ये लिविंग थिंग्स वहां है। इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ऑल द बायोम्स ऑफ द अर्थ। सारे बायोम्स में, बायोम्स हमने पढ़े ना अभी, ठीक है? सब जगह इकोसिस्टम प्रेजेंट है। बायोम इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। बायोस्फीयर में क्या क्या रहता है? एबायोटिक फैक्टर एंड
इट इज सम टोटल ऑफ ओवरऑल इकोसिस्टम। तो एक पॉन्ड, एक रिवर, एक माउंटेन या पूरी की पूरी अर्थ भी एक बायोस्फीयर हो सकती है। कोई ऐसी चीज जहां लाइफ पॉसिबल है, जिसमें बायोटिक के बायोटिक फैक्टर्स रहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, एग्जाम मैं लिखवा रही हूँ, उसकी डेफिनेशन लिखो। Biosphere is the part of Earth where life exists. Part of Earth where life exists. ठीक है, क्या क्या हो सकता है? This includes land, water, air. लैंड को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। वाटर को कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। एयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बायोम एंड बायोस्फीयर में डिफरेंस समझ में आया? पॉपुलेशन में, चलो हो गया पूरा भाई। जल्दी से हम दूसरी स्लाइड पे आज पढ़ने। ये लिख लिया आपको ने? जो मैंने लिखा है वो भी लिख लिया? चलो अंजनी, ये बताओ एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मतलब एक जो भी समझ में आ रहा है तेज बोलो, हम लोग इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना। ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एग्जाम्पल बता दो। उसमें एक ही कोई भी एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है ना? जैसे एक डियर हो गया, एक कैट हो गई, एक डॉग हो गया, एक अंजनी हो गई, क्या हुआ? ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया। कोई भी इंडिविजुअल को क्या कह रहे हैं? पॉपुलेशन क्या होगा खुशबू? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल belonging to the same species. Group of individual for same species. पेज मत पलटो कोई। कम्युनिटी बताओ शनाया। कम्युनिटी मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है। इकोसिस्टम बताओ। ये प्लस एनवायरनमेंट। फिजिकल फैक्टर्स और बायोम बताओ अंजनी क्या होता है? लार्ज कम्युनिटी। हाँ, बायोम में क्या आता है? डिफरेंट क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है। ये फॉर्म कर रहा है हमारा बायोस्फीयर। बताओ शनाया। मतलब जिसमें जहाँ पे लाइफ ग्रो करते हैं, एग्जिस्ट करती है, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। समझ में आया सारा? क्लियर है? ठीक है, इसके सारे आपको डिफरेंस प्रेजेंट है। अंजनी, यहाँ पर ठंडा एनवायरनमेंट रहता है कि गर्म? ठंडा रहता है। और प्रेसिपिटेशन फ्रीक्वेंट स्नोफॉल है ना? कोनिकल में दिस इज ऑल्सो कोल्ड, बट लेस, मतलब कंपैरेटिवली लेस। टेम्परेट फॉरेस्ट कैसा होता है? हायर प्रेसिपिटेशन होता है, हायर प्रेसिपिटेशन होता है और हायर क्लाइमेट्स होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिनिमम यहाँ पे बारिश हो गया है,
ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। यहाँ पर वेजिटेशन सबसे ज्यादा। हॉट डेजर्ट, यहाँ पर ना तो प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। ग्रासलैंड में टेम्परेचर ज्यादा, सनलाइट ज्यादा, पर प्रेसिपिटेशन बहुत कम। समझ में आया? ये हमारा इंट्रो ही खत्म हुआ है इकोलॉजी का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या टाइम हो रहा है? 3 बज गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तब यहाँ हेडिंग डालिए। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बुक का एक्चुअली। चलो, हेडिंग डालिए पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। अब इन्होंने बोला पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है कि इकोलॉजी की। पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसकी? जो किन 3 चीजों को लिंक कर रही है? पॉपुलेशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। सॉरी, हाँ, इवोल्यूशन। इकोलॉजी एक पॉपुलेशन का जेनेटिक क्या है, उसमें इवोल्यूशन कैसा रही है, तीनों को लिंक कर रही है कौन सी ब्रांच? पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे लिख लो पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एंड इन तीनों को ये लिंक कर रही है। हो गया? चलिए, देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब क्या चीजें हैं जो एक पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। एक तरीके से बर्थ रेट हो गया, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट हो गया, कितने लोग मर रहे हैं, सेक्स रेशियो, मेल और फीमेल के बीच में जो रेशियो है, कितने मेल्स और कितना फीमेल्स, और लास्ट है एज पिरामिड्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बस ऐसे बनाओ, ये जो इसने बनाया बस ये बनाओ। हो गया? या
पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लिंक करती है इकोलॉजी को, पॉपुलेशन जेनेटिक को और इवोल्यूशन को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले अबाउट बर्थ रेट। हेडिंग डालिए बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ रेट क्या है? पहले कितने लोग थे, अब कितने और ऐड हो गए हैं, इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है कितने बर्थ रेट, है ना। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड इन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एंड द इनिशियल पॉपुलेशन साइज, मतलब जितने ऐड हुए, इनिशियल कितने थे, ये हमको बर्थ रेट है। इसके एग्जांपल अभी दिखाऊंगी, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन इससे। जैसे कि एक पॉन्ड है, इसमें पहले साल 20 लोटस खिले, अगले साल 26 नंबर लोटस इन द पॉन्ड इज 26। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन, फिर ये सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन। तो नंबर 1 20 पहले थे, फिर 26 हो गए। बर्थ रेट क्या होगा, कितने न्यू ऐड हुए अपॉन टोटल पहले कितने थे, तो कितना निकल के आया 0.3 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर मिनट। ठीक है, ये नहीं देखते हैं कि एक लोटस से कितने ऑफस्प्रिंग। अपन ने जब ह्यूमंस में बर्थ रेट पढ़ा था तो एवरेज निकाला जाता, ये नहीं देखा जाता कि एक औरत ने कितने बेबीज को बर्थ दिया, वो एवरेज निकालते हैं कि इतना डिफरेंस है तो एक औरत ने लगभग कितने बच्चों को प्रोड्यूस किया होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लो तो याद रहेगा। हो गया। सेकेंड है हमारा डेथ रेट, से पहले कितने इंडिविजुअल थे, बाद में कितने थे, इसको डिवाइड किया तो हमारी डेथ रेट निकलती है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे।
एग्जाम्पल देखिए, क्लास में डे 1 पे 40 फ्लाइज थी, डे 2 पे 36 बची। ठीक है, तो इन्होंने डिवाइड किया, 4 का डिफरेंस आ रहा है। टोटल पहले कितनी थी, कितनी डेथ हो गई, 0.1 इंडिविजुअल डाई पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। समझना है, ये एग्जाम्पल लिखना है, वो लिख लिया इसके पहले वाला, बस ये लिखो। हो गया। अब हमारा है सेक्स रेशियो। मैंने इसे बताया पर मेल की कितनी फीमेल से, इसको हम डिसाइड करते हैं सेक्स रेशियो। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड एग्जांपल सेक्स रेशियो। के ऊपर आ रहा है नंबर ऑफ मेल, नीचे आ रहा है नंबर ऑफ फीमेल इनटू 100। जैसे कि एक कंट्री है, एक एक्स कंट्री, एक वाई कंट्री है। एक्स कंट्री में नंबर ऑफ फीमेल्स आर 300 एंड मेल्स आर, एंड वाई कंट्री में नंबर ऑफ फीमेल्स आर 220 एंड, ठीक है। अब जब डिवाइड किया तो क्योंकि हमने देखा एक्स कंट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, ऐसा समझ में आया। अब देखो एक्स कंट्री, एक्स कंट्री का रेशियो आया 233 मेल्स पर 100 फीमेल्स, मतलब 100 फीमेल के लिए 233 मेल्स हैं, फीमेल कम है। और यहाँ आया 100 फीमेल्स पे 113 मेल, लगभग बराबर। तो जो एक्स कंट्री है यहाँ, इसका सेक्स रेशियो पुअर होगा, क्यों, क्योंकि मेल बहुत ज्यादा है फीमेल से कंपैरिजन में। और जो वाई कंट्री है इसमें हेल्दी सेक्स रेशियो है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट इक्वल मेल एंड फीमेल रेशियो। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। हो गया, ऐसे एग्जांपल शॉर्ट में लिख लो बस। ये आपको ये करना है, ये लिख लो। हो गया,
अब बस इतना लिख लो, एक्स कंट्री का पुअर सेक्स रेशियो है एंड वाई कंट्री का सेक्स रेशियो कैसा है, हेल्दी सेक्स रेशियो। उसके नीचे अल्टीमेट लाइन ये लिख दो। अब सेक्स रेशियो बैलेंस होना, हेल्दी होना जरूरी क्यों है, देखिए अब जितने मेल्स हैं जितने फीमेल्स हैं, अगर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो फ्यूचर में ब्रीडिंग में दिक्कत आएगी, है ना। सेक्स रेशियो इंडिकेट फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन। इक्वल और नियर बाई इक्वल अगर रेशियो है तो ये हेल्दी सेक्स रेशियो इंडिकेट करता है, और ऐसे में पर मेल के लिए फीमेल्स इक्वल उसमें अवेलेबल रहेंगी, नहीं तो आपके पास मेल ज्यादा है फीमेल्स कम है, या फीमेल ज्यादा है मेल कम है, तो ये पुअर इंडिकेशन है, ठीक है। सिर्फ ये फर्स्ट लाइन लिख दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स रेशियो में क्या डिसाइड करता है, फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल। हो गया। अब आपको खुद पता है पॉपुलेशन जो है हमारे घर में भी हम कैसे डिवाइड करते हैं, दादाजी की जनरेशन, मम्मी पापा की जनरेशन, हमारी जनरेशन, तो वैसे पॉपुलेशन में 3 में डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है, डिपेंड ऑन देयर एजेस। एक प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एक रफली एज लिख दी है। प्री रिप्रोडक्टिव में चिल्ड्रंस, यंग्स एंड एडल्ट्स आते, वो एडोलेसेंट्स आते हैं। रिप्रोडक्टिव में एडल्ट्स आते हैं जो कि चाइल्ड बेयर कर सकते हैं, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एल्डरली पीपल होते हैं जो फर्टाइल नहीं बचे हैं। ये 3 के बेसिस पे हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिख लो बस ये चार्ट। यहाँ तक हो गया। हो गया तक। चलिए ये 3 बेसिस पे अब हम बनाएंगे ग्राफ्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पिरामिड, एज पिरामिड जिसको हम कहते हैं। ये ग्राफ जो है इसमें हमने एक साइड पे फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया, एक पे मेल्स को। यहाँ एज लिखी है और यहाँ पॉपुलेशन परसेंटेज लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा सबसे नीचे वाला प्री रिप्रोडक्टिव, बीच वाला रिप्रोडक्टिव, सबसे ऊपर वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मेल और फीमेल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब कौन सा बेस थिकर रहेगा, बेस चौड़ा है, टॉप नैरो है, टॉप ज्यादा है, बेस नैरो है। ये इस बेसिस पे 3 तरीके के हमको ग्राफ मिलेंगे, स्टेबल, एक्सपैंडिंग एंड डिक्लाइनिंग ग्राफ। कैसा, देखिए इसमें एक बराबर आ रहा है, इसमें ये ज्यादा ये कम है, इसमें ये ज्यादा है ये कम है। तो ये 3 तरीके के ग्राफ हैं जिसको मेरे को अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम कल पढ़ेंगे। क्या टाइम हो रहा है, 26। हाँ, तो ये तीनों ग्राफ्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये ग्राफ है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में, ये ग्राफ। फिर एक जंपिंग फिश का एग्जांपल, इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये समझना है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, है ना। एज पिरामिड में कल पढ़ाऊंगी, क्या कल पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली
2 क्लास तो लगेगी, ये है फिर। और हमारे से 2 क्लास और फिर हमारा 22 जगह पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो आप लोग, जैसा मैंने आप लोगों को बोला है कि एवरी डे की पढ़ाई एवरी डे करो। आज जो पढ़ाया है इसको आज ही जाके पढ़ लो, याद भी रहेगा, है ना। और आप ये बताओ कि जो मैंने आज पढ़ाया है ये आपको अभी याद है, आप पढ़ लोगे। ऐसे पढ़ी कि सीधे एग्जाम देना है ना। अब वो टाइम नहीं है कि हम फिर से रिवाइज करेंगे। रिविजन हो गया, ठीक है। पर आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा, क्या पढ़ा सबसे पहले? इकोलॉजी के बारे में। इसमें अलग अलग हमने ऑर्गेनाइजेशन का लेवल पढ़ा, हर लेवल के बारे में पढ़ा, है ना। क्या क्या लेवल थे? नहीं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, बायोस्फीयर। ठीक है। और सब में डिफरेंस समझ में आया। और उसके बाद हमने पढ़ा था ये डिटेल्स पढ़े थे, है ना। एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था अभी क्या? पॉपुलेशन के बारे में, है ना। पॉपुलेशन किस तरीके से डिवाइडेड है ना। इसके 3 ग्राफ्स, और किस पे डिपेंड करती है, अलग अलग एट्रीब्यूट, जैसे बर्थ रेट हाँ, एज पिरामिड, है ना। एज पिरामिड हमारा बचा है, बाकी 3 हमने आज पढ़ लिए, ठीक है। तो एज पिरामिड एंड वो हमारा क्या था, वो पॉपुलेशन डेंसिटी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें किसी को? इसका रिवीजन करो। अभी एनसीईआरटी के बराबर हुआ ही नहीं कि मैं रीड करने को कहूँ। जब एक कल पॉपुलेशन एट्रीब्यूट खत्म हो जाएगा